आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी यानी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ और ये मेरिट बेस्ड पेपर है। कहने का मतलब है जिन नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। और स्टेट पीसीएस में भी निबंध लिखने के लिए कहा जाता है, कई और एग्जाम में कहा जाता है। तो निबंध लिखने की आप लोगों को कला सीखनी है और निबंध के पेपर को आप लोगों को गंभीरता से लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अच्छे से लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, ध्यान देते रहते हैं, उनके 160 165 नंबर आते हैं। और बहुत सारे लोग जो ध्यान नहीं देते हैं वो 40 50 पर सिमट जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि एक एक नंबर आपकी रैंकिंग को बढ़ा सकता है, एक नंबर कम होगा तो आपकी रैंकिंग को नीचे ला सकता है। और निबंध का अलग से कोई सिलेबस नहीं है। जो आप लोग जीके जीएस पढ़ रहे हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते रहते हैं, डिबेट सुनते रहते हैं, यहीं से आपको स्टडी मटेरियल तैयार हो जाता है। आपके सामने एक कॉपी दिखाई दे रही है, ये मनोज कुमार की है। इनकी रैंक थी 732वीं, 2019 के सिलेक्टेड हैं। और आप सभी जानते हैं कि ऐसे का पेपर 3 घंटे का रहता है, 250 नंबर का रहता है। और ये हिंदी मीडियम के हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश दिए गए। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधि के माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर क्यूसीए पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधि के माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। आपने जो माध्यम सिलेक्ट किया है उसी में तो आप लिखेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। 1000 से 1200 शब्द में आपको एक निबंध लिखना है, 2 निबंध लिखने होते हैं, तो 1000 से 1200 शब्द के आसपास आपका निबंध होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए किष्टी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। कोई पेज खाली रह जाता है तो इस तरह से काट दिया करिएगा। यहाँ आप लोगों के सवाल रहते हैं कि भैया वो हमारी आंसर जो लिखावट है वो थोड़ी खराब है, क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, थोड़ा आप देखिए, सुंदर लिखावट है तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, आप सभी जानते हैं। अब आप देखिए कि पढ़ने में समझ में ही नहीं आ रहा है कॉपी, तो वो आप देखते हैं जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो ऊब जाएगा, फिर ऊब जाएगा तो किस तरह के नंबर देगा आप समझ सकते हैं। तो इतनी सुंदर लिखावट तो होनी चाहिए कि सामने वाले को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि अब आप सोच सकते हैं कि अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कितने भी अच्छा निबंध लिखा हो वो पढ़ेगा कैसे। ठीक है, निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखना है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब देखिए, खंड ए खंड बी प्रत्येक में से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए। प्रत्येक 1000 से 1200 शब्दों में होगा। 125 नंबर के 2 निबंध होंगे, टोटल 250 का। खंड ए और खंड बी 2 सेक्शन रहते हैं। खंड ए देखिए, इसमें 4 टॉपिक दिए गए आपके सामने। पहला कह रहा है तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने। दूसरा कह रहा है अंतरिक्ष पर शोध, निरर्थक प्रयास या फिर अवसरों का पुंज। 3 कह रहा है कि प्रकृति की अनदेखी, विनाश का आमंत्रण पत्र। 4 कह रहा है समावेशी विकास संभव है बशर्ते प्रतिस्पर्धा संघर्ष न बने। और इन्हें बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और जिस टॉपिक पर आप 1000 से 1200 शब्द लिख सकते हैं उसे आप लोग पढ़ लिया करिए, देख लिया करिएगा। और खंड बी दिया गया है, आप देखेंगे एक खंड बी है, सेक्शन बी। इसमें आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। युद्ध के लिए तैयार रहना शांति को संरक्षित करने का सबसे प्रभावी उपाय है। और 2 कह रहा है समस्या ग्रस्त विश्व के लिए गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता। 3 कह रहा है सामाजिक एवं क्षेत्रीय न्याय की कमजोरियां संपन्न समाजों के अंतर्विरोधों को प्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। 4 कह रहा है नैतिकता स्वयं अपना ही पुरस्कार। इनको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आप लोगों ने कौन सा डिसाइड किया? मैं कह रहा हूं कि आप लोग कहते हैं ना कि भैया किस तरह से हमें निबंध लिखना है, इनके जिस टॉपिक पर ये निबंध लिख रहे हैं उस पर आप शुरुआत तो करिए। मैं कह रहा हूं 2 निबंध, 4 निबंध, 5 निबंध गलत होंगे, फिर लिखने की कला आ जाएगी, फिर किसी भी टॉपिक पर कुछ भी पूछा जाएगा आसानी से आप लोग लिख पाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरी बात ये भी याद रखिए कि शर्माइए मत, गलतियां होने दीजिए। गलतियां होती हैं तभी तो सुधारने का मौका मिलता है। ठीक है, अब देखिए खंडे, इनमें से आप लोगों ने चारों को ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। और इन्होंने कौन सा चुना है इसमें? प्रगति की अनदेखी, विनाश का आमंत्रण पत्र है। ये इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है, प्रकृति की अनदेखी आमंत्रण का पत्र है। इस सेक्शन ए में तीसरा टॉपिक चुना है इन्होंने। व्यक्ति स्वभाव से ही लालची, स्वार्थी और शक्ति प्राप्त की चाहत रखने वाला है। उक्त कथन प्रसिद्ध राजनीतिक विद्वान हॉब्स का है। अब आप लोग शुरुआत निबंध की इस तरह के कथन से भी कर सकते हैं या उदाहरण से कर सकते हैं। जिन्होंने व्यक्ति के बारे में कहा
कि मनुष्य अधिक से अधिक यह सम्मान और शक्ति पाना चाहता है। इस संदर्भ में मनुष्य किसी अन्य की परवाह भी नहीं करता है। और इसी तरह मैकियावेली ने भी मानव स्वभाव का चित्रण लालची, कपटी, धोखेबाज के रूप में किया है। और आप लोग देखते हैं, इसीलिए तो आपने देखा होगा, एक घर है उसके बाद फिर भी दूसरा जंगल काट के दूसरा घर बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, और आप देखते हैं कि वो इस तरह से जंगल साफ करता ही रहता है, आपको ये मालूम होगा, और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। गांधी जी ने नहीं कहा कि प्रकृति के पास इतने संसाधन है कि वो सबकी एक तरह से जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन किसी स्वार्थी व्यक्ति की लालच पूरी नहीं कर सकता है। आज की वर्तमान दुनिया मनुष्य के इसी स्वभाव और व्यवहार से पीड़ित है। मनुष्य है कि अंधा होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के में दौड़ जा रहा है, जिसका खामियाजा प्रकृति को भुगतना पड़ रहा है। प्रकृति की यह अनदेखी विनाश का आमंत्रण पत्र है। यहाँ पर संक्षेप में प्रकृति शब्द को जान लेना बेहतर होगा। प्रकृति अर्थात यह पूरी पृथ्वी या फिर जिस पर हम रह रहे हैं, वो जमीन, स्थल मंडल, जिसे हवा में सांस ले रहे हैं, वो वायुमंडल तथा जलमंडल व अंतरिक्ष, इन सभी का सम्मिलित रूप ही प्रकृति है। इसे धर्म दर्शन की भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि भगवान ने जिन चीजों में हवा, पानी, मिट्टी, आग आदि इस पृथ्वी को बनाया, वो सब प्रकृति का ही अभिन्न अंग है। आज की दुनिया को देखते हैं तो पाते हैं कि आज प्रकृति की हम सभी को उतनी ज्यादा चिंता नहीं जितनी होनी चाहिए। यदि इसके पीछे कारण को खोजा जाए तो यह हम सभी का अतिशय लालच और प्रकृति का मालिक बन बैठने की मानसिकता सर्वप्रमुख है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर राष्ट्र राज्यों के बद अदाधुंद विकास और समृद्ध बनने की कटु भागम भाग भी है। आप देखिए, पहले हमारे पूर्वजों ने इस तरह हमारे लिए एक संपदा छोड़ के रखी हुई है, जो सांस स्वच्छ मिल रही है, ये पेड़ पौधे देखने को मिल रहा है, पानी स्वस्थ शुद्ध मिल जा रहा है, जितना भी। अब इससे हमारी भी कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम सजो के तो रखें। आज आप देखते हैं कि जंगल साफ होते जा रहे हैं, लेकिन कितने जंगल लगा रहे हैं लोग, ये भी देखने को मिल रहा है। यह अनदेखी मनुष्य के व्यक्तिगत रूप से लेकर राज्यवार राष्ट्रों तक सभी जगह व्याप्त है। आज व्यक्ति अपने स्वार्थ हेतु वनों को उजाड़ रहा है, और तो कहीं पर नदियों के पानी को मोड़कर उसके प्रभाव को बाधित कर रहा है, या फिर खेती उद्योगों के नाम पर जमीन से पानी को निगले जा रहे हैं। बदले में दुनिया भर का कचरा, रसायन आदि प्रकृति में घोले जा रहे हैं। और इसी तरह राष्ट्र राज्य की बड़ी बड़ी विकास परियोजनाओं के नाम पर, उद्योगों के विकास पर तथा कई क्रांतियों जैसे औद्योगिक क्रांति, तकनीकी क्रांति आदि प्रकृति की निरंतर अनदेखी करने को इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सवाल यह है कि हम सभी प्रकृति की अनदेखी कर रहे हैं तो क्या सच में जानबूझकर ही कर रहे हैं, या फिर हमारी मजबूरी है? इसका उत्तर दोनों है। कुछ आप देखते हैं कि मजबूरियां भी हैं, कुछ लालच भी। मजबूरी है विकास करने की, राष्ट्र की प्रकृति व समृद्धि की को मजबूत करके आज आम जीवन को सुखद बनाने की, और जिससे समाज, देश तथा पूरे विश्व में से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करके एक सभ्य और न्याय युक्त समाज विश्व का निर्माण कर सके, एक गरिमापूर्ण जीवन की सभी को प्राप्ति संभव हो। अब देखिए, रोड परियोजनाएं हो या इस तरह की कोई और परियोजना हो जो देश के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए जरूरी हो, तो वो तो करना जरूरी रहेगा ना। लेकिन वहां जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, दूसरी जगह लगाने की कोशिश भी तो करनी चाहिए। लेकिन हम लोग और एक बात और है, हम लोग भूल जाते हैं। और एक आपने देखा होगा, पेड़ रोड के आसपास लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं करते हैं। कम से कम जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए तब तक बच्चों की तरह देखभाल करना पड़ता है ना। हर साल आप देखिए, इसके लिए बजट आवंटन होता है, और हर साल पेड़ आपने देखा होगा रोड के आसपास लगा दिए जाते हैं, लेकिन पानी नहीं डाला जाता है, उनकी देखरेख नहीं की जाती है, वो सूख जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसी चाहत में राष्ट्र राज्य प्रकृति की अनदेखी करने में लगे हैं। यह अनदेखी तत्कालिक रूप से मैं सभी को भा रही है, और क्योंकि इससे हमारा जीवन स्तर जो ऊंचा उठ रहा है, लेकिन यह अनदेखी दीर्घकालिक रूप से मैं एक बड़ी चुनौती पेश करने वाली, यह विनाश का आमंत्रण पत्र जैसी है, जो कि अब धीरे धीरे हमें एहसास भी होने लगा है। हम सब गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उत्तराखंड जाकर देखिए क्या हाल है। प्रकृति की अनदेखी के परिणामों पर गौर करें तो ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि सच में यह आमंत्रण पत्र है या फिर एक झूठी कल्पना मात्र। वर्तमान समय में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। आज हम सभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, वनाग्नि, सुनामी, भूस्खलन, बादलों का फटना, पोलर वर्टेक्स आदि का सामना कर रहे हैं। पिछले आप देखिए वर्षों में, आप देखिए कुछ वर्षों में भारत में बाढ़ की वजह से आई केदारनाथ त्रासदी, पिछले वर्ष की केरल बाढ़, इस वर्ष की बिहार असम की बाढ़, और इनमें बड़ी संख्या में जन धन की हानि होना। इसी तरह भारत के पूर्वी इलाकों में आए दिन चक्रवाती तूफानों से भीषण तबाही, 2004 की सुनामी द्वारा संपूर्ण विश्व को तहस नहस करना, अमेरिकी महाद्वीप में फॉलर वर्टेक्स तथा बर्फीले तूफानों से आपातकाल,
लागू होना आदि घटनाएं विनाश के आमंत्रण पत्र के कुछ संकेत मात्र हैं। प्रकृति की अनदेखी का ही परिणाम है कि आज प्रदूषण, जल, वायु, भूमि, अंतरिक्ष में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। आज जैव विविधता के समक्ष संकट उत्पन्न हो रहा है। जय जीव जंतु धीरे धीरे विलुप्त तो हो रहे हैं। जैसे कि प्रकृति की अनदेखी और विनाश का आमंत्रण पत्र जैसा ही है। आपने देखा होगा एक गौरैया रहती थी, चिड़िया रहती थी, जो घरों में आपके आसपास दिखाई देती थी, आजकल वो भी गायब हो रही है। और इसी तरह बढ़ता मानव पशु संघर्ष हो या फिर विश्व से वनों का कम होता क्षेत्रफल हो या फिर अंटार्कटिका जैसे महाद्वीपीय ग्लेशियरों का पिसना पिघलना हो, ये सब प्रकृति की अनदेखी और विनाश के आमंत्रण पत्र की ही ही सूचक हैं। और आपने देखा होगा कि सुनने में आता है ना मानव पशु संघर्ष का, कई लोग कहते हैं कि सांप हमारे घर में आ गया, नेवले, बिच्छू, इस तरह के आप देखते हैं जीव जंतु हमारे घर में आ रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूं कि भैया हम नहीं आ रहे, उनका हम लोग जो रहवास था उसे छीन रहे हैं और वहां हम बस जा रहे हैं, तो वो अपने ही क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि भविष्य में यदि ऐसे ही अनदेखी जारी रही तो फिर उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसका एक ही परिणाम होगा, वह है विनाश। यदि यह देखें कि यह विनाश किस रूप में होगा, तो यह प्राकृतिक आपदाओं में तेजी आएगी और इससे चारों तरफ जन धन की हानि होगी, खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी, पीने का स्वच्छ जल बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा और उसके साथ ही जैव विविधता की हानि होने के मनुष्य प्रकृति का संबंध टूटेगा और मानव पशु संघर्ष में वृद्धि होगी। और बेंगलोर में आप देख रहे हैं सूखा और फिर बाढ़ आ जाती है, दिल्ली में सूखा फिर बाढ़ आ जाती है, पानी की समस्या देखते हैं फिर बाढ़ आ जाती है बरसात में। साथ ही जल जंगल जमीन में परिवर्तन आने से इन पर आश्रित लोगों में असंतोष आक्रोश बढ़ेगा, जिसकी परिणता हिंसा, आंदोलन, विद्रोह आदि होगी और जिससे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के समक्ष कानून व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां पैदा होंगी। इससे नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद जैसी बीमारियां पैदा होंगी। इससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिरता और शांति भी प्रभावित होगी और अन्यथा अव्यवस्था का जन्म होगा। इसी तरह यह अनदेखी राष्ट्र राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि करेगा, जिससे लोगों के प्रवासन में वृद्धि होगी, होने से शरणार्थी समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, जो अंततः वैश्विक शांति व सौहार्द को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए प्रकृति की अनदेखी अंततः पूरे मानव जाति, पूरी पृथ्वी के लिए हानिकारक होगी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को प्रकृति की अनदेखी के परिणाम का ज्ञान नहीं है और वह कुछ नहीं कर रहा है। मनुष्य पिछले कुछ समय से विकास के साथ साथ प्रकृति के संरक्षण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। मनुष्य सतत विकास की अवधारणा को अपना रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन, 1992 का रियो सम्मेलन और 2015 का पेरिस सम्मेलन, इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य के सब मनुष्य की प्रकृति के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार बनने को दर्शाते हैं। तो ये जो पहले हैं इनका भी उल्लेख कर देना चाहिए, एक तरफा तो नहीं लिखना है ना। इस तरह भारत द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देना, हमारी भारत सरकार के द्वारा जो पहल चलाई जा रही, किसी राज्य के द्वारा जो पहल चलाई जा रही, उनका उल्लेख कर दिया करिएगा। किसी बड़ी परियोजना के शुरू करने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना, डीजल पेट्रोल पर आप देखिए सेस में वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत विनाश भू, ये आप देखते मिशन भू करना, राष्ट्रीय वन नीति 1988 द्वारा वनीकरण का बढ़ावा देना आदि भारत द्वारा प्रकृति की देखभाल करने के कुछ उदाहरण हैं। इसलिए अब हम सभी को व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर जिम्मेदार बनकर अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। अपनी निजी स्वार्थ की तुलना में मानव रहित तथा प्रकृति संरक्षण की वरीयता देनी होगी। हम सभी को गांधी जी का मंत्र प्रकृति पर हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु एक ही व्यक्ति की लालच को हृदय में उतारना होगा और लालच से बचना होगा। आप सोचिए एक घर में काम कर सकता है, फिर भी तो लोगों के पास 10-10 घर हैं। इसके अलावा हमको प्रकृति का महत्व वनधरा के भूमक करते हुए दूर प्रदूषण है, ये आप देखिए समझकर इसका मित्र बनकर दोस्ती निभानी होगी, तभी प्रकृति और मानव जाति विनाश के आमंत्रण पत्र को अस्वीकार करते हुए खुशहाली, समृद्धि, सुख, शांति को आमंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। एक खंड भी है, सेक्शन भी है और इसमें आप देखिए युद्ध के लिए तैयार रहना, शांति को संरक्षित करने का सबसे प्रभावी उपाय, समस्या के विश्व के लिए गांधीवादी विचारधारा की प्रासंगिकता, सामाजिक एवं क्षेत्रीय न्याय की कमजोरियां संपन्न समाजों के अंतर्विरोधों को प्रत्यक्ष संघर्ष के रूप में प्रस्तुत करती है, नैतिकता स्वयं अपना ही पुरस्कार है। देखिए आप लोग क्या बेहतर इसमें लिख सकते थे, आपको लिखकर बताना चाहिए, कमियां जो हैं उस पर भी आपको बात करना चाहिए। आपका जो सुझाव हो वो आप लोग बताइए, इस पर और बेहतर क्या किया जा सकता था उस पर भी आप लोग बताइए, उसके बारे में भी। अब आप देखिए इन्होंने युद्ध के लिए तैयार रहना, शांति को संरक्षित करने का सबसे प्रभावी उपाय है, पहला ही टॉपिक इन्होंने चुना है। भारतीय जो संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम
की सदा से ही समर्थक रही है, और जिसका मतलब है कि यह पूरा विश्व एक परिवार की तरह है और जिसमें सभी शांतिपूर्वक आपसी प्रेम और भाईचारे से रहें, लोगों के मध्य किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष और विवाद ना हो। यदि सच में ऐसी दुनिया बन जाए जिसमें सभी प्रेमपूर्वक सुख शांति के से रहें तो यह दुनिया ही स्वर्ग बन जाए। किंतु सच्चाई थोड़ी सी अलग है। वह यह है कि राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध दुश्मनी पाल कर बैठे हैं। यथार्थवादी विचारक इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति संघर्ष का स्थल मानकर इसकी व्याख्या करते हैं, और इसी शक्ति संघर्ष के कारण आप देखेंगे राज्य असुरक्षित महसूस करते हैं। राज्य दूसरे राज्यों को अपनी क्षेत्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा मानकर अभयभीत रहते हैं, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अराजकता, अव्यवस्था तथा संघर्ष में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारक राज्य की सुरक्षा हेतु अत्यधिक मात्रा में शक्ति प्राप्त करने की वकालत करते हैं, और यदि राज्य सैनिक रूप में शक्तिशाली होगा तो अन्य राज्य उसके खिलाफ युद्ध नहीं करेगा। ऐसे में जब राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होगा तो राज्यों के मध्य अवश्य शांति की स्थापना हो जाएगी। इसी तरह निजी जीवन भी शक्ति संतुलन से संचालित होता है। अब आप देखिए, होड़ लगी हुई है कि हमारे पास ये हथियार है, हमारे पास ये हथियार है, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए एक तरह से कोशिश करनी पड़ रही है। अभी तक की बातें तो किताबी हुई, यदि इसे हम वास्तविक दुनिया में लागू करके देखें तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि युद्ध के लिए तैयार रहना शांति को संरक्षित करने का प्रभावी तरीका है या फिर नहीं। इसके अलावा शांति को संरक्षित करने व निर्मित करने का क्या कोई अन्य उपाय भी है क्या? यदि है तो क्या है? आदि। युद्ध के लिए तैयार रहने का मतलब है कि राज्यों के पास पर्याप्त मात्रा में सेना, हथियार, बम आदि हो, और जिससे कि युद्ध की स्थिति में यह सामने वाले राज्यों को बराबर की टक्कर दे पाए। जहाँ तक हो युद्ध में विजय प्राप्त करे। शीत युद्ध के पहले विश्व में कुछ इटली, जर्मनी, जापान आदि ये सब राज्य शक्तिशाली होने के कारण तथा अन्य राज्यों की युद्ध में सक्षम न होने के कारण इन राष्ट्रों ने पूरे विश्व में युद्धों के माध्यम से अपने अपने उपनिवेश बसाए, जो कि युद्ध की महत्ता को बताता है। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत की दुनिया, जिसे शीत युद्ध की दुनिया के नाम से जाना जाता है, को देखें तो पाते हैं कि इस समय विश्व में दो बड़ी महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत थीं, किंतु दोनों के मध्य युद्ध नहीं हुआ। यद्यपि 1962 का क्यूबा संकट के समय लगा था कि ये दोनों अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ लड़ पड़ेंगे, फिर भी इनके मध्य युद्ध नहीं हुआ और विवाद को सुलझा लिया गया। विचारकों का मानना है कि शीत युद्ध काल में युद्ध नहीं होने का बड़ा कारण दोनों महाशक्तियों द्वारा बड़ी मात्रा में हथियारों का निर्माण करके युद्ध के लिए तैयार रहना था। ऐसे में दोनों के मध्य युद्ध होता तो दोनों देशों को ही बराबर की हानि उठानी पड़ती, इसलिए शांति बनी रही। अब जैसे पड़ोसी पाकिस्तान के मामले में देख लीजिए, अब हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास भी हैं, और पाकिस्तान के पास होते हमेशा वो डराता रहता है, भैया हमारे पास भी। हम लोग कह देते हैं ना, तो कहते हैं, हम लोगों ने यही कहते हैं हम लोग कि हमने किसी को डराने के लिए नहीं रखे, हम अपनी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं। इसी तरह वर्तमान समय के कुछ उदाहरण हैं लें, जैसे पिछले वर्ष डोकलाम मुद्दे पर भारत चीन का आमने सामने आना और पर युद्ध ना होना अंततः मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के पीछे भी कहीं ना कहीं भारत की अपनी आय को अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखने की रणनीति ही थी, जिसने चीन को पीछे हटने हेतु मजबूर किया। अगर हम लोग कमजोर होते तो कोई भी हमारे ऊपर हमला कर देता। हम लोग घर में हथियार क्यों रखते हैं? हम लोग मजबूत होने की क्यों बात करते हैं? क्योंकि सामने वाला डरता रहे, वरना वो हम पर हावी हो जाएंगे। इससे पूर्व 1962 का एक वो समय था जब भारत के युद्ध के लिए तैयार नहीं था। तब इस चीन के ने भारत को साम्राज्यवादी देश कहकर भारत पर युद्ध थोप दिया था, क्योंकि भारत तब सैन्य रूप में कमजोर था। जबकि आज वही चीन डोकलाम मुद्दा, सीमा विवाद, दक्षिण चीन सागर मुद्दा, दलाई लामा मुद्दा आदि का भी युद्ध की बजाय शांतिपूर्ण वार्ताओं को प्राथमिकता देता है, जो कि यह दर्शाता है कि युद्ध के लिए तैयार रहना शांति को संरक्षित करने का प्रभावी उपाय है। इसी तरह वर्तमान से में अमेरिका चीन तनाव, अमेरिका रूस तनाव, और आप देखते हैं कि अमेरिका ईरान, अमेरिका उत्तर कोरिया तनाव आदि के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की युद्ध का विकल्प अपनाने से में डरती है, संकोच करती है, क्योंकि वे सभी राष्ट्र भी कुछ के लिए युद्ध के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। इसके विपरीत 2001 में अमेरिका द्वारा इराक, अफगानिस्तान के विरुद्ध छेड़ना, 2014 का कीमिया युद्ध मुद्दा, 1962 को आप देखिए चीन द्वारा भारत के विरुद्ध युद्ध शुरू करना आदि ऐसे मामले हैं जहां पर विपक्षी युद्ध करने में सक्षम न होने पर दूसरे राष्ट्र द्वारा युद्ध शुरू किया गया और वैश्विक शांति को नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि युद्ध करने की क्षमता में ऐसा क्या है जो यह शांति को संरक्षित करती है। यह एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र को बराबर रूप में क्षति पहुंचाने की क्षमता है, और जिससे दूसरा राष्ट्र भी नुकसान होने के डर से भयभीत रहता है, युद्ध को टालने का प्रयास करता है। जैसा कि आज की परमाणु दुनिया में हमें सभी परमाणु बमों के ढेर पर बैठे हैं, ऐसे में किसी भी राष्ट्र की
जरा सी उग्रता कुछ ही क्षणों में पूरी पृथ्वी को मानव जाति को मिटा सकती है। शायद यही वजह है कि आज विश्व में एक छोटा सा देश उत्तर कोरिया भी अमेरिका जैसी वैश्विक महाशक्ति को शांति किए हुए है। इसलिए युद्ध के लिए तैयार रहना शांति को सुरक्षित करने का ही एक प्रभावी उपाय है। यद्यपि यह कहें कि यह तरीका हमेशा ही कारगर रहता है तो यह गलत है, क्योंकि 1998 में भारत पाक दोनों युद्ध परमाणु संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद 1999 में कारगिल युद्ध होना युद्ध के लिए तैयार रहने की सीमा की भी प्रकट करता है। उपयुक्त चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध के लिए तैयार होना शांति को सुरक्षित करने का एक प्रभावी तरीका है, किंतु यहाँ पर इस बात पर भी सबसे प्रभावी है कि या नहीं, पर इस पर मतभेद उत्पन्न हो सकता है। मेरे हिसाब से यह एक प्रभावी तरीका अवश्य है, किंतु सबसे प्रभावी उपाय नहीं है, क्योंकि आज सभी राष्ट्र युद्ध के लिए तैयार होने के बावजूद भी विश्व में संघर्ष बना हुआ है। इसी तरह लोगों द्वारा निजी जीवन में लड़ने हेतु तैयार रहने के बावजूद भी स्थायी शांति का निर्वहन नहीं होता है, और आप देखेंगे कि अशांति उत्पन्न होती ही रहती है। तो फिर अगला प्रश्न यह है कि कौन से तरीके हैं जो शांति को सुरक्षित करने हेतु प्रभावी। युद्ध के लिए तैयार रहने के अलावा अन्य तरीके और भी हैं, जिससे कि राष्ट्रों के मध्य शांति निर्माण व संरक्षण, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि करना, लोगों के मध्य आवागमन बढ़ाना, सिविल सोसाइटी का निर्माण करना, विश्व में परमाणु निरस्तीकरण करना, संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मजबूत बनाना, राष्ट्रीय हितों की बजाय मानवीय हितों, मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखना आदि के द्वारा वैश्विक शांति का निर्वहन भी किया जा सकता है और शांति को सुरक्षित भी रखा जा सकता है। इसी तरह व्यक्ति के निजी जीवन में शांति निर्माण हेतु प्रेम, सहयोग, भाईचारा, करुणा, दया, समानुभूति, सहिष्णुता जैसी नैतिक मूल्यों का प्रसार करना होगा। लोगों में शिक्षा का प्रसार करना होगा। साथ ही समावेशी विकास तथा गरिमामय जीवन की सुनिश्चितता करनी निजी क्षेत्र में शांति को सुरक्षित किया जा सकता है, और निजी तथा वैश्विक दोनों जीवन में शांति होने पर ही सुरक्षित जीवन और सुखी जीवन संभव है। तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं। आप इन्हीं टॉपिक पर मैं कहता हूं दोबारा निबंध लिखिए और इसमें सुधार करके लिखिए कि भैया इसमें ये बेहतर किया जा सकता था, यहाँ बेहतर हो सकता था। ठीक है, मेरे लिए कोई भी सवाल है, सुझाव है तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।